नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का हद पार रिश्ते तार तार। जी हां, ये बात सच होती है। एक हाल ही में हुई ताजा मामले से पिता और भाई की हत्या के मामले में कहानी रची गई। रिश्तेदार को ये कहानी भी सुना दी गई, लेकिन जांच में पूरा राज खुल गया। जिसे हत्यारा बताया गया था वो नाबालिग लड़की उसी के साथ शहर शहर की खाक छान रही है। 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये लड़का और नाबालिग लड़की गिरफ्त से बाहर है। जबलपुर डबल मर्डर केस का ये मामला है, जिसमें अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि आपको झकझोर कर रख देंगे। बच्चे किस हद तक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, खून के रिश्ते भी अब अक्सर क्यों कोई मायने नहीं रखते। आज ऐसे ही सवालों पर बातचीत होगी, क्योंकि ये सवाल हम और आपसे जुड़े हुए हैं और आसपास हम अक्सर ऐसे मामले देखते भी हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय इस पर हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 45 दिन बीत चुके हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, सीसीटीवी फुटेज है। पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में लड़की, नाबालिग लड़की उसी लड़के के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर आरोप इस लड़की ने पुलिस के सामने जो कहानी रची थी कि इस लड़के ने उसके पिता को और उसके भाई की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो ये पूरा राज खुला। मृतक की नाबालिग बेटी और उसका दोस्त मुकुल सिंह, जो कि अब देश भर में अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। घटना के बाद दोनों शहर से फरार हो चुके हैं। कई जगहों पर ये नजर भी आए, लेकिन अभी तक पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस तलाशी जरूर कर रही है, अभी भी तलाश कर रही है, जगह जगह पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन 45 दिन का वक्त बीत चुका है। अभी तक इनके बारे में कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि ये पुलिस की पकड़ में आ पाए। मिलेनियम रेलवे कॉलोनी जबलपुर का ये मामला है, जहां पर 15 मार्च 2024 की ये घटना है। एक डबल मर्डर होता है रेलवे कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क का। मृतक की नाबालिग बेटी और उसका दोस्त इसमें मुकुल सिंह शामिल रहा है। मृतक की जो नाबालिग बेटी थी, उसने अपने रिश्तेदारों के और पुलिस के सामने कहानी ये बताई कि मुकेश सिंह नाम के लड़के ने उनकी हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि वो मुकेश सिंह और नाबालिग लड़की दोनों इस डबल मर्डर में शामिल रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं। डॉक्टर रागिनी सिंह हैं, मनोचिकित्सक हैं। अरविंद खरगे हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। और संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से, जहां की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर रागिनी से। डॉक्टर रागिनी, आपका स्वागत है और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। डॉक्टर रागिनी, सवाल ये देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत मामले हुए हैं जहां पर कि किसी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी या बेटे ने अपने माता पिता को मार दिया और पुलिस के सामने कोई और स्टोरी, कहानी बता दी। ये भी एक ऐसा ही मामला है। क्या मनस्थिति होती है एक ऐसे शख्स की जो इस तरीके से खून के रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं? थोड़े से लास्ट का सेंटेंस फिर से बोले आप। डॉक्टर रागिनी, सवाल आपसे ये है, इस तरह के जी मामले ये कोई नए नहीं है। क्या मनस्थिति एक व्यक्ति की ऐसे वक्त में होती है कि वो उसने अपने पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया? क्या उस वक्त उसकी कंडीशन रही होगी? जी, देखिए ये बड़ा एक वाइड रीजन हो सकता है इसका कि जी। बच्चे की, ये बच्चे का अपने पिता और भाई का मर्डर की स्टोरी है। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके जी। अपने पिता और बच्चे का, भाई का मर्डर कर दिया। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है कि वो बच्चा किस परिवेश में, किस इन्वायरमेंट में पल रहा है, किस तरह का उसके घर का माहौल, या फिर उसकी मेंटल स्टेट उस टाइम कैसी रही हो। किसी एंजाइटी में था कोई बच्चा, टेंशन में था, या कोई स्ट्रेस उसके लंबे टाइम से चल रहा था, या बॉयफ्रेंड के साथ ये जो जिस लड़के के साथ उसने मिलकर ये अंजाम दिया है, क्या उससे वो रजामंद थी। क्योंकि इस न्यूज के साथ थोड़ा सा ये भी आया था कि उस लड़की ने ये इन्फॉर्म कर दिया कि मर्डर उस लड़के ने किया है। तो बहुत सारी बातें अभी अंधेरे में हैं, लेकिन जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा इस पे कनेक्टेड है कि उसका मेंटल स्टेट में भी बिल्कुल नॉर्मल ना। जी। तो मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं असंतुलित थी। इस पर और भी चर्चा करेंगे हम डॉक्टर रागिनी आपसे। और
अरविंद जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, उससे पहले हम एक बार संजीव से, हमारे सहयोगी से पूरा मामला समझ लेते हैं ताकि विस्तार से आपको भी पता चले कि है क्या ये मामला। संजीव, एक बार पहले आप बताएं हमें कि हुआ क्या था। अब पुलिस का क्या कहना इस पूरे मामले को लेकर है, पूरा मामला विस्तार से एक बार जानना चाहेंगे। ज्योति, मैं एक बार आपको पूरा विस्तार से घटनाक्रम बताता हूँ। उसके साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ कि जो नाबालिग लड़की है जो अभी अपने प्रेमी के साथ फरार है, उसके चाचा मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मानसिकता रही होगी। मामला ये है कि 15 मार्च को जबलपुर में एक दोहरा हत्याकांड हुआ। इसमें एक राजकुमार विश्वकर्मा जो रेलवे के बड़े अफसर थे, उनकी और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की हत्या कर दी गई। उसी दौरान जो नाबालिग बेटी है, उसने अपने एक रिश्तेदार को एक अपना मैसेज भेजा कि उसके जो मित्र है या जो पड़ोस में रहता है, उसने पिताजी की और भाई की हत्या कर दी है। तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा लगा कि जब पुलिस और रिश्तेदार घर पे पहुंचे और कोई नहीं मिला, तो ऐसा लगा कि ये लड़की भी शायद उस लड़के ने अगवा कर ली है और वो घर पर नहीं है, क्योंकि उसी ने मैसेज दिया था। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी के फुटेज खोजे गए और देखे गए, तो ये देखने में आया कि हत्या के बाद वो लड़का और लड़की एक साथ स्कूटर पर जा रहे हैं। और भी शहर के कई स्पॉट जो सीसीटीवी से खोजे गए, उनमें उन सब में उनकी लोकेशन बहुत नॉर्मल आते जाते और बात करते मिली। इतना था। उसके बाद जब पुलिस ने खोज शुरू की, तो जो ये घटना जो थी, ये 15 मार्च की थी। 19 मार्च को उन्हें कर्नाटक के कलबुर्गी में देखा गया और ये दोनों साथ में थे और अच्छे से जा रहे थे। इसके वीडियो भी आपने अभी देखे होंगे। उसके बाद फिर इन्हें गोवा में देखा गया। फिर 10 अप्रैल को ये मथुरा पहुंच गए। फिर कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर के दर्शन करने के बाद ये देखे गए। 11 अप्रैल को चंडीगढ़ के ISBT जगह में जगह देखे गए। मूवमेंट ये बदलते रहे। इन्हें नेपाल बॉर्डर में भी देखा गया। संजीव, उनके चाचा जी से बिल्कुल लगातार ये अपना मूवमेंट बदलते रहे हैं ताकि पुलिस इनको पकड़ न सके। अब ये बताइए कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आपको ऐसा लगता है कि एक नाबालिग लड़की ने जो 15-16 साल की, वो ऐसी घटना कैसे की होगी? नहीं, अभी उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। जब वो पकड़े जाएंगे, हो सकता है वो लड़की पे दबाव बनाता हो, जैसा भी कुछ हो, दबाव के कारण वो लड़की सब कर रही है ना, और वो अभी ना समझ है। जब वो पकड़े जाएंगे तब क्लियर होगा इस मामले की साक्ष्य क्या है हकीकत। तो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इतने दिनों तक वो लड़की के ऊपर दबाव बना के उसको घुमा रहा है? हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि वो लड़की के ऊपर हो सकता है दबाव बना के रखा हो, या जैसे उसने उनके पापा को मारा, उनके भाई को मारा, हो सकता है उसको भी इसी वजह से कह के रखा हो, अगर हमारा साथ नहीं दोगी तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, क्योंकि लड़की तो उसी के साथ है। तो हो सकता है वो दबाव के कारण कुछ ना करती हो। जी संजीव, तो इनके घर की बच्ची है, ये अभी ऐसा जरूर मान रहे हैं कि हो सकता है हमारी बेटी दबाव में ये सब कुछ कर रही है। नॉर्मल थे और घटना के पहले 4 दिन वो हमारे घर आए थे गढ़। जी ज्योति, मैं ये भी इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसका नेचर कैसा था, किस तरह से थी वो? नेचर तो बिल्कुल शांत स्वभाव का। पहली बार वो लगती नहीं रही ऐसी लगती नहीं रही। इसकी घटना 6 महीने पहले भी हुई रही, तो भैया ने रिपोर्ट डाली थी जी, और वो शायद जेल भी गया रहा, तो वहाँ से आने के बाद फिर उसने ये घटना रची। जी, तो शांत स्वभाव ये बता रहे कि ऐसा लगता नहीं था देखकर कि कुछ ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर देगी बच्ची। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुरेश हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं। जी सुरेश, कहिए क्या आपकी राय इस मसले पर है, क्या आप सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, कहिए। यानी मेरे को तो वो ये NDTV में आया तो वो एडवर्टाइज था कि नीचे ये कोविडशील्ड जो कोरोना का डोज था उसके बारे में। जी, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है सुरेश जी कि एक घटना हुई जहां पर एक बेटी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। ये आज इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सुरेश जी। आप हमारे साथ लगातार मेहमान इस खबर पर बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव भी हैं, हमारे साथ अरविंद खड़गे हैं, रिटायर्ड DSP। अरविंद जी, यहाँ पर सवाल आपसे, अक्सर ये देखा जाता है कि 15-16 साल के, कई बार उससे छोटे
उम्र के बच्चे भी ऐसे मामलों में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों को, बहुत मामलों को आपने भी सॉल्व किया होगा, बहुत से केसेस की जांच भी की होगी। क्या निकलकर इनमें सामने आता है मुख्य वजह? क्योंकि ये वो उम्र होती है जब बहुत ही किसी की सुनते नहीं है बच्चे, विद्रोह वाली जो स्थिति होती है यहाँ पर कि जो भी उनके पक्ष से कुछ हटकर बोल दे वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसमें मेरा विचार यह है कि लड़की का उस लड़के से कुछ अफेयर्स था जी और उसके पिताजी ने जबरदस्ती उसके खिलाफ एक छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा था, इससे लड़की भी नाराज थी और लड़के भी नाराज था। जी इसलिए इन दोनों ने सोची समझी रणनीति के तहत इस हत्या की प्लानिंग करी है। कोई छोटा मोटा भावुक और भोली वाली लड़की नहीं है, बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड लड़का है और क्रिमिनल माइंडेड लड़की है। इन्होंने नोइंगली एक बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। अपने जो छोटा भाई जो बेटे की तरह रहता है, पापा तो पापा ही रहता है, उनको नृशंस हत्या की, चाकुओं से वो मार डाला और जिस हिसाब से इन्होंने फ्रिज में रखा और किचन में डाला, बहुत ही जघन अपराध है और सोची समझी रणनीति के तहत जो उनके रिश्तेदार जो बहुत बोल रहे थे भोली वाली है, वो लड़की कहीं से भी मानसिक तौर पे भोली वाली नहीं है, बहुत ही शातिर क्रिमिनल माइंडेड है वो भी, वो लड़का भी। एक तो ये मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत ही शातिर दिमाग के ये अपराधी लोग हैं और ये बॉर्न क्रिमिनल माइंडेड होंगे। जिस हिसाब से इन्होंने, मैंने भी बहुत से केस सॉल्व किए और जी अनुसंधान करते आते हैं हम लोग, लेकिन जिस हिसाब से जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, ऐसा लग रहा है बहुत ही शातिर हत्याकांड के आरोपी हैं ये लोग। और जहां तक ये पकड़ने की बात है उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें थाना स्तर की पुलिस है और जबलपुर का साइबर सेल दोनों असफल है। जब 45 दिन से लगातार उनकी लोकेशन मिल रही है तो थाने की टीम को या जो भी अनुसंधान टीम है उसको लौट के आना ही नहीं था। मोबाइल की लोकेशन आज मिलती है, 2 दिन, 1 दिन रुकता है, टीम गई और भाग गई। ये पुलिस की लापरवाही है, अभी तक पकड़ी नहीं गई। ये भी बड़े शर्म की बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए कि पुलिस की इसमें खासतौर से थाना स्टाफ जो अनुसंधान टीम है जो बनाई होगी एसपी साहब ने, इनका रोल भी अच्छा नहीं लग रहा कि 45 दिन तक इतने बड़े जी हत्याकांड बिल्कुल, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बिल्कुल अरविंद जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जब सीसीटीवी फुटेज लोकेशन तक साफ साफ पता चल रही है कि आज यहाँ दिखे हैं, कल वहां दिखे हैं, उसके बावजूद 45 दिन के बाद भी ये गिरफ्त से बाहर है पुलिस की। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, पुलिस की जो अनुसंधान टीम होती है इसको सपोर्ट करता है साइबर सेल। साइबर सेल लोकेशन देता है, फुटेज लेके देता है अनुसंधान टीम को। अनुसंधान टीम की लापरवाही है कि वो स्पॉट छोड़ के वापस भगाती हो या ढंग से करती है। उनके पास फोटो भी है, उनके मोबाइल भी है, उनका डेबिट एटीएम कार्ड भी था, काफी कुछ जानकारी उनके पास अवेलेबल है। इसके बाद 45 दिन तक नहीं पकड़ना, तो वहाँ के थाना प्रभारी महोदय जो भी जांच करता महोदय है, इनकी घनघोर लापरवाही, इसमें कोई शक जी। चलो, पुलिस विभाग की तो लापरवाही आप बता रहे हैं अरविंद जी, बिल्कुल जी। डॉक्टर रागनी, जिस तरीके से अरविंद जी बता रहे हैं, हम अगर इस पर ये देखा जाए कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पूरा क्रिमिनल माइंड था कहीं से, जिस हालांकि चाचा जी ये कह रहे हैं कि बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी बच्ची के, लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सॉल्व किए हैं, जो जिस तरीके से मूवमेंट एक अपराधी की होती है वो बता रहे हैं अरविंद जी, तो क्या लगता है कि जरा सी एक बात पर, क्योंकि पिता को शायद दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, उस बात का विरोध किया गया, शिकायत थाने में करा दी गई, सिर्फ इतनी सी बात पर इतना गुस्सा बढ़ गया कि अपने पिता और भाई की जान ले ली? हाँ बिल्कुल ज्योति, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये लड़की है, हो सकता है इसका माइंड इतना शातिर ना, जैसा सर कह रहे हैं, डीएसपी सर कह रहे हैं कि सोची समझी दोनों की हरकत है, सोची समझी शामिल वो है, लेकिन माइंड बनता कैसे है, बात इस पर है कि मेंटल स्टेट क्या था, किस तरह की परिस्थितियां थी, क्रुएलिटी इतनी डेवलप कैसे हो गई इतने छोटे बच्चे की तरह। तो जो उसके साथ जो लड़का था, कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड में वो भी, उस थॉट तो उसी के चल रहे थे, वही उसको डायरेक्शन दे रहा था, और साथ में ये लड़की भी कन्विंस्ड जरूर हो गई और उसने सोच समझ के ये हरकत कर दी। लेकिन देखना अगर पड़ेगा कि ये एडोलसेंट एज है, एडोलसेंट एज में जो हार्मोनल चेंज होते हैं कुछ बच्चों में जरूरत से ज्यादा होते हैं। अच्छा, इस लड़की के साथ शायद ऐसा है कि इसकी मदर जिंदा नहीं थी, बहुत टाइम पहले उनकी शायद डेथ हो गई थी किसी लंबी बीमारी के बाद। तो बच्चा किसके टच में ज्यादा था, पेरेंट्स में कौन है, फादर है और भाई उसका बहुत छोटा था, तो फादर की वो कितने टच में थी, उसके उनसे रिलेशन कैसे थे, क्या वो फ्रेंडली थे या नहीं थे, ये जो सारी चीजें हैं एकदम, लड़के के साथ उसका रिश्ता किस तरह का कायम हुआ, फादर से क्या कोई ऐसी ऐसा उन्होंने कोई एक्शन ले लिया जो उनको नहीं लेना चाहिए था, बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये सारी बातें, क्योंकि उनके फादर की अब डेथ हो गई,
तो शायद लेकिन जैसे डॉक्टर चाची रागिनी बता यहाँ रहे पर हैं। ये भी सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक सोशल मीडिया जिस तरीके से इतना ज्यादा अब इन्फ्लुएंस करता है यंग एज को, और इतनी उस हर चीज तक पहुंच आजकल उतनी कम एज में बच्चों की होती है जो शायद उस एज तक उन्हें नहीं देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया एक वो माध्यम अब बन गया है कि अब आपकी पहुंच, आप कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी, जो कि शायद उम्र के हिसाब से आपके लिए जायज भी ना हो। कि यूज और मिसयूज दोनों है। मैं भी इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी कि सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा रीजन बन ही गया। शायद इन्होंने, बच्चों ने मिसयूज किया इसका, उसके उस तरह के टॉपिक्स और वीडियोस उनके नजर में ज्यादा आए, उन्होंने देखा। बल्कि इस तरह का मर्डर करना बात छोटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं से जो सोशल मीडिया में जो क्रूरलिटी, क्रिमिनलिटी चीजें जो दिखाई जाती है, क्रिमिनल जो बेस्ड सीरियल्स हैं या वेब सीरीज हैं, बच्चे उसको बहुत बड़े ध्यान से देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं साथ में अक्सर। लेकिन किसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको एक्सप्लेन करने का टाइम या एक मीडिएशन जरूर होना चाहिए घर में। तो मुझे जी लगता है सोशल मीडिया का एक नेगेटिव असर तो है ही। बिल्कुल, इतने नेगेटिव असर तो देखिए पड़ बच्चों रहा में है और हम देखते भी हैं अपने चारों तरफ डॉक्टर रागिनी। संजीव, एग्जैक्टली सवाल यहाँ पर ये जो अरविंद जी ने जिस जिस पॉइंट को उठाया था, देखिए 45 दिन बीत चुके हैं, कोई छोटा मोटा ये समय नहीं है। 45 दिन एक बहुत बड़ी अवधि होती है। मूवमेंट पता चल रहा है, आपने तमाम वो जगह गिरा दी जहां जहां पर आखिरी बार देखे गए, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद भी जांच टीम की पकड़ से आखिर क्यों बाहर है, क्यों इन तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस टीम? बिल्कुल आश्चर्य की बात तो यही है ज्योति कि 48 दिन के बाद भी ये लोग अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए, क्योंकि एटीएम इनके कभी एक्टिव होते हैं, उससे उनको लोकेशन मिलती है, और कभी मोबाइल एक्टिव होने पर लोकेशन मिलती है, और ये जो लोकेशन है आजकल बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि 48 दिन से ये लगातार भाग रहे हैं तो इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बहुत है और इनके रहने खाने का भी खर्च बहुत है, मतलब इनके पास पैसा भी सोर्स आ रहा है। आप ये बताइए, आपको ऐसा लगता है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा होगा? सर वो हमारे भाई साहब का कुछ अकाउंट है, अकाउंट में कुछ पैसे डले हुए, तो उनके अकाउंट से कुछ पैसे निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ने पिपरिया बैंक में दरखास्त, मतलब वहाँ शिकायत की थी। हो सकता है वो बंद कर दें। तो अभी तक कितना पैसा विड्रॉ हो चुका है? कम से कम सर 1-8 लाख के ऊपर पैसा निकल चुका है। जी। हाँ, 1-8 लाख के ऊपर पैसा निकल चुका है। तो ज्योति, ऐसा लगता है कि जो ये लड़की गई है इसके फादर के अकाउंट से लगभग 1-8 लाख रुपए निकल चुका है। जी। ऐसी भी जानकारी मिली थी जब ये लोग भागे हैं तो घर से भी काफ़ी सारा पैसा और बहुमूल्य चीज़ें लेके निकले हैं, और लड़के के पास भी बहुत पैसा था। जी। तो अभी 45 दिन से जिस तरह से इनके खर्च चल रहे हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं कि उनके पास नए जूते हैं, नए कपड़े हैं, नए वो हैट पहनी है, कैप पहने हुए हैं, मतलब कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मानसिकता किसी भी वैसे तरह वाकई से में इस चौंकाने दबाव वाली में बात कि भी वो है। अपराध एक तो करके ये निकले, इससे दिख रहा किसी है तरह साफ से साफ कोई कि चिंता कोई नहीं दिख रही। दुख नहीं है अपने पिता और भाई की मौत का, साथ ही जिस तरीके से एटीएम से पैसे निकालकर लाखों रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं, उसके बावजूद बिल्कुल ये अब सवाल जहन में जरूर आ रहा है कि आखिर पुलिस की लापरवाही इस मामले में इतनी ज्यादा क्यों है। अरविंद जी, सवाल आपसे है यहाँ पर। एक कॉलर हम ले लेते हैं, रेणु तिवारी हमारे साथ जुड़ रही है छिंदवाड़ा से। जी रेणु जी, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर, क्या कहेंगी आप? हेलो जी हेलो जी रेणु जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए क्या इस मुद्दे पर आप कहना चाहती हैं, जो आपकी ये राय? न्यूज में दिखा रहे हैं कि लड़की ने मर्डर करा है अपने फ्रेंड के साथ जी और अपने रिश्तेदारों को कॉल करा। अगर कॉल करा था तो फिर वो लड़के के साथ क्या कर रही है, और अगर लड़के के साथ मिलकर उसने ये करा है और वो जगह जगह घूम रही है, तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल रेणु, हम सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है। एक ये सवाल खड़ा होता है, ये भी सवाल खड़ा होता है कि बच्चों की मानसिकता आखिर कहाँ और किस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जरा से विरोध पर अपने पिता, अपने परिवार के सदस्यों की जान तक ले लेते हैं। शुक्रिया रेणु जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अरविंद जी, सवाल आपसे, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, चलिए अभी तो पुलिस की पकड़ से दूर है, आप ये भी हम इंतजार करेंगे कि पुलिस कितनी तेजी अब आगे इस मामले को सॉल्व करने में दिखाती है, लेकिन अगर ये पकड़ में आ जाते हैं, किस तरीके की सजा का प्रावधान है, और क्या नाबालिग होने का फायदा लड़की को मिल सकता है, थोड़ी सी लड़की को, या फिर ऐसा कुछ नहीं है?
इन लड़की को नाबालिग होने का तो फायदा मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। जी 18 साल की कम की है तो मिलेगा। और जहां तक है इसमें सजा सिर्फ फांसी की है। डबल हत्याकांड में यदि सही ट्रायल हुआ, सही साक्ष्य पुलिस ने कोर्ट में पेश की तो फांसी तक की इसमें सजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़की नाबालिग, उसका फायदा मिल सकता है। जी, नाबालिग का फायदा लड़की को मिल सकता है। अरविंद जी, अगर हम कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, अपने जिस तरीके से अपराधियों को जो ऐसे मामलों में जिस तरीके से सजा दी जाती है, जिस तरीके से वो छूट भी आते हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, लापरवाही की कई बातें तो आप ही ने गिना दी, हमारे जहन में कुछ पॉइंट्स नहीं थे, वो आप ही ने उन चीजों को उठाया और अब सवाल खड़े हो रहे हैं उस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या कोई डर? ऐसे मामलों में सजा तो होती है लेकिन फिर आसानी से छुटकर भी बाहर आ जाते हैं, क्या ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है कि कोई डर जहन में, कोई खौफ नहीं होता है, जिसके चलते ऐसे मामलों में बहुत तेजी से इजाफा भी हो रहा है? हमेशा हर अपराधी अपने आप को बड़ा बदमाश और चालाक समझता है जी कि कानून से बच जाएगा, लेकिन कानून से कोई बचता नहीं है। रहा तक भय का, तो भय, अब चूंकि ये दोनों की उम्र ज्यादा है नहीं, दोनों कम उम्र के लड़के हैं, लड़का भी ज्यादा उम्र का नहीं है। जी इनका नया नया पता नहीं कहाँ से इनको कौन सी फिल्म देख के या ओटीटी की देख के कौन सी मर्डर की प्लानिंग इनके दिमाग में, इतनी गंदी खुरापात प्लानिंग आ गई। जब पकड़े जाएंगे सब दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा और इन दोनों को कन्विक्शन होगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के पास बहुत काम रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तब भी पुलिस अपने ज्यादा प्रयास कर रही है। आपके शो के बाद हो सकता है एसपी साहब जिस दिन ढंग से इंस्ट्रक्शन दे देंगे, एसपी साहब डीआईजी आईजी बैठे हुए जबलपुर में, तो केस मुझे नहीं लगता आरोपी 2-3 दिन में पकड़ लेंगे, लेकिन इनको बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें दखल देना पड़े। जी तो जिस स्तर पर अनुसंधान चल रहा है थाना स्तर पर, साइबर पर, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 45 से हो सकता 90 दिन हो जाए, लेकिन सीनियर अधिकारी दखल देंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। जी, तो कोई सीनियर अधिकारी अगर इस मामले में दखल देंगे तो आपके हिसाब से आप बता रहे हैं कि जल्द ही पकड़ में ही आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, राजकुमार है हमारे साथ कटनी से। राजकुमार, कहिए क्या राय आपकी है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप? डॉक्टर रागनी, आपसे सवाल, राजकुमार जी से फिर से हम जुड़ेंगे। डॉक्टर रागनी, क्या इस तरीके के मामलों में आप देखिए बहुत से ऐसे लोगों से डील करती होंगी, कई लोग आते भी होंगे आपसे क्योंकि ऐसे मामलों में देखा यह जाता है सिर्फ कुछ वक्त के लिए हाई होते हैं, उसके बाद क्या वो पछतावा जहन में रहता है? क्या वो रहता है कि हाँ, उस वक्त हम आपा खो बैठे थे, दिमाग ने काम नहीं किया, अब उस बात को लेकर पछतावा हो रहा है? कैसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड के बहुत सारे बच्चे एज ए पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिन्होंने कोई छोटी मोटी घटना या दुर्घटना को अंजाम दिया होता है, साथ में उनके पेरेंट्स। तो देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ, या मैं अपने सेशन में यही कहती हूँ कि इलाज, देखिए सजा की जहां तक जो बात है, जो जस्टिस होना है वो होना चाहिए, अपनी जगह है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और इसमें कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही होगा इन बच्चों के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पता नहीं चलता सोसाइटी का कौन सा एरिया जिसको हम बहुत देख रहे हैं, उसी में कोई क्राइम डेवलप हो रहा है, किसी बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, तो छोटे मोटे प्रिकॉशन जैसे स्कूल काउंसलिंग्स, कॉलेज काउंसलिंग्स, एज ए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह की बातचीत जरूर करते रहना चाहिए कि किसी चीज का अंजाम क्या होगा। इसमें पेरेंट्स की भी अनदेखी हो जाती है कि बचपन से ही बच्चों के करीब रहें और उनको हर बात के बारे में बताएं। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर किसी बच्चे को स्कूलिटी के बारे में और उसके रिजल्ट्स के बारे में बताया जाए तो वो बच्चे इसमें इतना इन्वॉल्व हो। कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं अपनी पेरेंट्स से दूरी महसूस करते हैं और कोई कहीं अपना आउटलेट कहीं और करते हैं। वरना इतनी बड़ी घटना, अगर मैं इसी घटना को लेके चलूं, कैसे कोई अंजाम दे सकता है या कैसे इतनी बड़ी घटना हो सकती है। तो लिहाजा पेरेंट्स बच्चों के टच में रहें, बच्चे उनके साथ एक 24 घंटे में, 48 घंटे में, हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर बैठ के बच्चों के साथ बात करें, उनके साथ खाना खाएं और उनके दिल की बात को जरूर निकाला जाए। और तो इसकी स्टार्टिंग जी तो आप कह रहे हैं कि वक्त बिताएं साथ में, बात की जाए आपस में। अरविंद जी, आप जब इस तरीके के मामलों में आपने जांच की होगी, बहुत से लोगों से आप आरोपियों से पूछताछ भी होती होगी, जांच टीम जिस तरीके से इन केसेस को सॉल्व करती है, क्या आपको लगता है, और पूछताछ में क्या कभी आपको लगा कि ये भी वो पॉइंट्स होते हैं कि हाँ, कि ध्यान नहीं दे रहे थे पापा या मम्मी, वक्त नहीं बिता रही थी, मुझे डांट रही थी, क्या ये
अहम वजह हो सकती है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की? नहीं नहीं, डॉक्टर रागिनी मैडम सही बोल रही हैं। बच्चों के पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस होना, उनका स्पेस होना, बच्चों को बात नहीं करना, बच्चों से काउंसलिंग ना करना, एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों जी। के मानसिक तौर पर विकसित होने की। बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों को जितना समझेंगे, उनकी हर जायज मांग को मानेंगे, नाजायज को मत माने, उनको जी। काउंसलिंग करें, मेहनत रखिए। और पेरेंट्स क्या है, ये मेहनत करना जानते नहीं। कभी कभी कोई दुर्भाग्य ऐसा है, पेरेंट्स को भी ये चीज नहीं पता है। तो मैडम बोल रही है राजनीति की बच्चों को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। वो तो सोचते हैं जैसे जैसे स्टेप पे उनका भी एजुकेटेड होना जरूरी है। और इसका प्रचार प्रसार जैसे बता रहे हैं ना मैडम, स्कूल में भी होना चाहिए, कॉलेज में भी तो होना चाहिए, घर में काउंसलिंग भी होना बहुत चाहिए। ज्यादा जरूरी है। अब बहुत जरूरी जी है, कोई जी, दो राय रागनी नहीं। जी, हम चाहेंगे जल्दी से आप अपनी बात रखें। आप मैं क्या? ये कहती जी हूँ कि ये जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि जो बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं केवल वही काउंसलिंग जी कराते हैं। अक्सर उनका स्ट्रेस का कारण उनका एकेडमिक भी होता है, कई बार उनका फैमिली इशू भी होता है, या कुछ छोटा मोटा और कुछ इशू होता है जो काउंसलिंग सेशन में दूर किया जाता है। बच्चे के दिल में एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा रिक्वायर्ड है जिसके लिए काउंसलिंग, क्लास में छुपा कहीं बैठा है, पता ही नहीं चलता। जी जी, लिहाजा मेरे हिसाब से काउंसलिंग सेशंस को कंपलसरी करना चाहिए, बच्चे आके इंटरेक्ट करें, एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन शुड बी इंडिविजुअल कंपलसरी। काउंसलिंग को अहमियत या देनी चाहिए आने वाले वक्त में, और बच्चों की जो मूवमेंट है, बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये भी बात निकल कर सामने आई है। अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातों सवालों के जवाब आपने दिए, आपका शुक्रिया। और साथ ही डॉक्टर रागिनी, आपका भी शुक्रिया। संजीव जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और आपके साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।